मैथिली साहित्य। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं कि पेपर पेपर जो होता है ना, मैथिली का 2 पेपर होता है। सिर्फ सारे सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है। 250 अंक फर्स्ट पेपर और 250 अंक सेकंड पेपर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। पेपर पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये नेट लगता काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर नहीं चल रहा है। एक भी लोग जुड़े नहीं है अभी, कुछ जुड़े हुए हैं। तो मैथिली साहित्य का हम, ठीक है, सिलेबस देखते हैं। यह है पेपर 1 और पेपर 2 का। ठीक है, अब हम पेपर 1 का जो है ना, हम सबसे पहले देखते हैं कि 250 अंक का जो क्वेश्चन आता है वो पूछा कैसे जाता है। फिर हम सेकंड पेपर का देखेंगे। ठीक है, देखिए पेपर फर्स्ट का हम देखते हैं। पेपर फर्स्ट में एक भाग होता है भाषाक इतिहास। भाषाक इतिहास और एक भाग होता है साहित्यक इतिहास। साहित्यक इतिहास। ठीक है, देखिए भाषा के इतिहास में जो है ना, 4 क्वेश्चन आता है और साहित्य के इतिहास से भी 4 क्वेश्चन आता है। देखिए पहला क्वेश्चन होता है कि टिप्पणी करो। टिप्पणी करो। ए ए बी सी डी और ई, ये 10 गुने 5 बराबर 50। ये 50 अंक का जो है ना एक क्वेश्चन होता है। ये सब जो है ना क्या है, अनिवार्य होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है ए 3 में, फिर ए 20 अंक का होता है, बी 15 अंक का होता है, सी 15 अंक का होता है। 4 ए जो होता है 20 अंक का होता है, बी 15 अंक का होता है, सी 15 अंक का होता है। ठीक है, अब देखिए साहित्य के इतिहास में जो 5वां क्वेश्चन होता है, ये होता है टिप्पणी करो। ए बी सी डी और ई 10 गुने 5 बराबर 50 अंक। छठा नंबर क्वेश्चन जो होगा ए 20 नंबर, बी 15 नंबर, सी 15 नंबर। 7वां ए 20, बी 15, सी 15। 8 ए 20 नंबर, बी 15 नंबर, सी 15 नंबर। देखिए पहला चीज एक ध्यान रखिए कि पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन
ये दोनों क्वेश्चन जो है ना अनिवार्य होता है। मतलब 250 में जो है ना ये पेपर होता है, 400 का पेपर है ना, 400 पेपर है, कुल अंक 400 है, उसमें से 250 अंक को आपको लिखना है। मतलब 5 क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन लिखना है, 3 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। देखिए, इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इसका ए लिख लिए इसका बी लिख लेंगे। लिखना होगा तो एक ग्रुप का तीनों, है ना, दो लिख रहे हैं तो दो का ए बी सी तीनों लिखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका ए और बी लिख देंगे और इसका सी लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो जब भी आप लिखेंगे तो तीनों का तीनों उस ग्रुप का लिखना होगा आपको, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें जो है ना 100 नंबर अनिवार्य हो गया। अब बचा 2 3 4, 2 3 4 में से जो है ना एक क्वेश्चन आपको लिखना, 2 लिखिए 3 लिखिए या 4 लिखिए, आपके ऊपर निर्भर है। इस तीनों में से एक क्वेश्चन आपको लिखना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए 2 लिख लिए, तो ये क्या हो गया, 100 अंक अनिवार्य था पहला और पांचवा। फिर हो गया एक दूसरा यहाँ से ले लिए, फिर इसमें से मान लीजिए इस तीनों में से एक लिखना है, 6 लिख लिए, 50, तो कुल अंक 200 अंक लिख लिए आप। अब बचा 50 अंक, तो 50 अंक में जो है ना आप 3 4 में से एक लिखिए या 7 8 में से एक लिखिए, है ना। पांचवा क्वेश्चन आपको इस ग्रुप से चुनिए या उस ग्रुप से चुनिए, ये आपकी स्वतंत्रता रहती है ना। तो स्वाभाविक है अधिकांश लोग भाषा से चुनते हैं, क्योंकि भाषा में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए जो है ना यहाँ से अंक उठाना थोड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए जो है ना लोग भाषा वाला खंड को चुनता है साहित्य के अनुपात में। इन मैथिली के साथ ये बेनिफिट है कि सेकेंड पार्ट से भी अगर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही है, क्योंकि इस ये ऐसा चैप्टर है कि मत मतांतर वाला विषय इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना अब इस प्रकार से मान लीजिए इस ग्रुप से तीसरा लिख दिए तो ये 250 अंक का पूरा हो गया। आप 4 नंबर छोड़ दिए, 7 नंबर या 8 नंबर छोड़ दिए, ये आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना हम ये देख लिए भाषा के साहित्य और साहित्य के इतिहास में 250 अंक लिखेंगे कैसे। अब हम इस फर्स्ट पेपर का सिलेबस देख लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखें कि भाषा का इतिहास, भाषा का इतिहास, है ना। देखिए, तो भाषा के इतिहास में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ये 250 अंक का लिखना है, उसमें से ये 200 अंक का भाषा से क्वेश्चन होता है। 50 गुने 4 बराबर 200 क्वेश्चन नंबर का 200 अंक का जो है ना प्रश्न रहता है, उसमें से 100 लिखना तो अनिवार्य है, 50 आपकी स्वतंत्रता है आपकी, ठीक है। तो भाषा के इतिहास में हम देखते हैं कि पूछता क्या क्या है, मेरा सिलेबस क्या क्या है। भाषा का जो इतिहास यूपीएससी का जो सिलेबस है मैथिली का, उसमें थोड़ा सा संक्षेपण है, हम उसको एलोबरेट करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि लोक लुभावना के लिए उसको और शॉर्ट करके दिखाए जैसे दूसरे पेपर में लोग दिखाते हैं, ऐसे नहीं, हम सिलेबस को खोलेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले पहले क्लास जो कल मेरी शुरू होगी वो भाषा के इतिहास से ही शुरू होगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले पहले इस भाषा के इतिहास के सिलेबस को देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि भाषा के विकास में भाषा की अच्छी, भाषा क्या है ना, भाषा का महत्व क्या है, भाषा का महत्व, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये सब आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आता है। भाषाक कसौटी, भाषाक कसौटी, भाषा की कसौटी का मतलब हो गया कि भाषा के लिए क्या क्या चीज होना अनिवार्य है। मैथिली क्यों भाषा बना और भोजपुरी क्यों भाषा नहीं है, इसका निर्धारण भाषा कसौटी करेगा। तो भाषा के लिए जो तत्व होता है उसको हम भाषा का कसौटी कहते हैं। देखिए, इसके बाद आशो उत्पत्ति सिद्धांत,
भाषोत्पत्ति सिद्धांत, भाषोत्पत्ति सिद्धांत, भाषा परिवर्तन, भाषा परिवर्तनक कारण। ठीक है, भाषा परिवर्तनक कारण। कोई दिक्कत? देखिए, ये जो सिलेबस है भाषा का इतिहास, इसमें 100% सिलेबस रिपीट होता है और 60% से ज्यादा क्वेश्चन इसमें अनुमान निश्चित होता है कि वही आएगा ही आएगा, लगभग फिक्स होता है इसमें। ठीक है, देखिए अब ये जो है इसमें से देखिएगा कि हर साल जो है ना एक टिप्पणी रहता ही है। लॉन्ग में देखिएगा प्राय एक साल ए और एक साल ए, एक साल ए, एक साल ए, ऐसे कर करके पूछते रहता है। तो हमको ये देख लिए भाषा वाला। देखिए इसी में अब देखते हैं भाषाक वर्गीकरण, भाषाक वर्गीकरण, भाषाक वर्गीकरण। अब जैसे भाषा के वर्गीकरण का तो कई आधार है, जैसे धर्म के आधार पर भाषा, देश के आधार पर, महादेश के आधार पर अलग अलग, लेकिन दो महत्वपूर्ण है। एक है आकृति मूलक वर्गीकरण, आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक मूलक वर्गीकरण। देखिए आप क्वेश्चन 2012 से उठा के देखिए, क्योंकि 2012 से पहले 6 क्वेश्चन होता था, तो उसमें सब साल जो है 4 क्वेश्चन होता था, सॉरी, तो हर साल जो है ना वो पूछना संभव नहीं था। लेकिन 12 से जो है ना, जब से ये 14 क्वेश्चन का प्रवृत्ति आया, 14 क्वेश्चन कैसे हो गया, तो 5 शॉर्ट और 9 जो है ना क्या हो गया, लॉन्ग। 3 क्वेश्चन लॉन्ग का 3-3 रहता था, 3 या 9। तब से जो है ना एक साल आकृति मूलक पूछ दिया तो अगले साल पारिवारिक मूलक, ये फिक्स है। आप जाइए पढ़ करके, अगर आकृति मूलक पूछ दिया तो अगले साल पारिवारिक जरूर पूछेगा। अगले साल पारिवारिक पूछा हुआ है तो अगले साल जो है ना आकृति मूलक जरूर पूछेगा, तय है, फिक्स है। आप क्वेश्चन उठा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। आकृति मूलक में क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग कहते हैं पढ़ना, तो पढ़ में ना जोड़ते हैं, पढ़ब, तब पढ़ब में ब जोड़ देते हैं, रीडिंग, ये क्या होता है, जोड़ हो गया। एक जोड़ वाला होता है और एक बिना जोड़ वाला होता है, मतलब शब्द और वाक्य में जोड़ वाला एक वर्ग, आकृति, जोड़ वाला आकृति और बिना जोड़ वाला आकृति। ये हम आगे पढ़ेंगे। जोड़ वाला जो है, तो जोड़ का मतलब योग, योगात्मक, जिसमें जोड़ नहीं है अयोगात्मक, ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पारिवारिक मूलक वर्गीकरण में जैसे हम लोग कहते हैं मातृ, अंग्रेज सब कह देता है मदर, हम लोग कहते हैं पिता, वो लोग कहता है फादर, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, समान ध्वनि से उच्चारण है और समान अर्थ है। तो सर विलियम जोन्स जब भारत आए तो भारतीय भाषा संस्कृत का जब अध्ययन किए तो उन्होंने कहा कि बताइए संस्कृत का अंग्रेजी से, लैटिन से, ग्रीक से इस प्रकार से बहुत अधिक समानता है। जितने भी उस समय के प्राचीन रिश्तेदारी के संबंध है सब तो लगभग लगभग एक ही प्रकार के ध्वनि से निकला हुआ है। इसलिए भारत और यूरोप का जो भाषा है वह एक है ना। तो यही जो है ना, इसी को कहा गया ये भारत और यही कहा गया यूरोप। आप लोग हिस्ट्री में जो है ना पढ़े होंगे व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, उसमें क्या होता है, अंग्रेज क्या कहते थे कि भारतीय जो है ना मेरे अपने ही है, मेरे और भारतीयों दोनों का पूर्वज एक ही था, लेकिन सभ्यता के विकास में जो है ना भारतीय पिछड़ गए और हम बड़े हैं, सभ्यता में आगे हैं। इसलिए मेरा फर्ज है कि हम अपने भाई को जो जिसका सभ्यता जो है ना असभ्य हो गया है उसको हम विकसित करें। तो असभ्य लोगों को सभ्य बनाने के लिए हम आए हुए। अंग्रेज यही कहते थे कि हम शासन नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने भाइयों को हम सभ्य बना रहे हैं।
इसीलिए हम शासन कर रहे हैं, जिस दिन सभ्य हो जाएगा हम चले जाएंगे। तो ये जो थ्योरी आया था ये भाषा के संबंध के आधार पर ही आया था। ये भारत और यूरोप से आया, इसीलिए इसको कहा गया भारोपीय, भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, इसको मिटा दे। लिख लिया आप लोग? देखिए, अब जो है ना हम देखते हैं भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार में क्या होता है, ठीक है ना, कि हमको सबसे पहले होता है कि भारोपीय नामकरण क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये नामकरण हम पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे और महत्व पढ़ेंगे। विशेषता और महत्व में अंतर होता है। विशेषता जैसे हम मैथिली जानते हैं, मैथिली पढ़ाते हैं, ये विशेषता है। लेकिन मेरा मैथिली पढ़ाना कितना लोगों के लिए, समाज के लिए उपयोगी है, ये महत्व है। जब विशेषता में यूटिलिटी जुड़ जाता है उसे ही हम महत्व कहते हैं। ठीक है, ऋषि जी आपको फी वगैरह के बारे में सब चर्चा हो जाएगी। अभी जो है ना आप थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है, पढ़ने के समय में पढ़ करके ये सब बातें हम कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे परिचय, कि भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन भाषा आता है। लैटिन, ग्रीक, है ना, फारसी, भारतीय आर, ईरानी आर, ये सब जो भाषा आता है ये सब हम इसमें देखेंगे। इसके बाद देखते हैं भारोपीय भाषा मध्य, भारोपीय भाषा परिवार मध्य मैथिलिक स्थान, भारोपीय भाषा परिवार मध्य मैथिलिक स्थान। भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली को कहाँ स्थान प्राप्त है। ठीक है ना, भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली को कहाँ पर स्थान दिया जाए। जैसे हम कहे कि आपको अपने खानदान में कहाँ पर स्थान है, अपने दादा परदादा जहां से हम जानते हैं वहां से गनाएंगे। तो वैसे ही भारोपीय भाषा परिवार से विकास क्रम मैथिली तक दिखा देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, मैथिली का स्थान निर्धारित हो जाएगा। अब देखिए, एक ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ये हो सकता है पूछे, लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया है। इसमें जो है ना एक साल ए, एक साल ए, ऐसे कर करके हमेशा पूछता रहा है। ठीक है ना, परिचय और ए ये शॉर्ट क्वेश्चन है, परिचय और ए दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिएगा आप, एक साल ए तो एक साल ए, निश्चित रूप से है, बिना किसी सवाल के जो है ना आप, अगर इस साल ये पूछा है तो अगले साल वो पूछेगा, ये आप रट के जा सकते हैं। और मैथिली ही एक ऐसा सिलेबस है जहां पर इतना सिक्योरिटी होता है कि ये पूछा है तो ये पूछेगा ही, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं बनता है। ठीक है, अब देखिए हम आगे देखते हैं भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान है। देखिए, अब इसमें मैथिली का उद्भव होता है, मैथिलिक उद्भव एवं विकास, मैथिलिक उद्भव एवं विकास, मैथिली का उद्भव एवं विकास। अब देखिए, मैथिली का उद्भव विकास अभी हम देखे थे कि भारोपीय भाषा है, भारोपीय भाषा, इसका दो वर्ग हुआ था,
केंटुम और सेंटुम या सत्तम। और इसी सत्तम में जो है ना, एक आ गया भारतीय आर्य, जो हमारा भारतीय आर्य है, भारत के आने वाले आर्य। आर्य एक प्रजाति नहीं बल्कि एक भाषाई समूह है। आप लोग एनसीईआरटी में हिस्ट्री में भी ये बात पढ़े होंगे। तो भारतीय आर्य भाषा, भाषा है ये। अब इसी का 3 चरण है: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, है ना। इसमें आ जाता है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं, अब लौकिक संस्कृत ये हो गया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा अब शुरू होगा इसके बाद, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, देखिए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में हमको पढ़ना होगा प्राकृत और पाली, है ना। पाली को बुद्ध ने धारण किया और प्राकृत को महावीर ने धारण किया, और प्राकृत को अशोक ने भी धारण किया, और पूरे भारत में उसका क्या हुआ, उत्तर भारत में आर्यावर्त क्षेत्र में विस्तार हुआ। और इस विस्तार के कारण जो है ना, पूरब क्षेत्र का जो प्राच्य प्राकृत था, इसको कहा गया प्राच्य प्राकृत। तो हमको प्राच्य प्राकृत से, क्योंकि हम लोग पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, तो प्राच्य प्राकृत, है ना। तो हम लोग का मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का 3 चरण है, उसमें पहला चरण हो गया प्राच्य प्राकृत। ठीक है, इसके बाद गुप्ता काल में ये 2 भाग में बट गया, अर्ध मागधी प्राकृत, अर्ध मागधी प्राकृत और मागधी प्राकृत। और पाल के काल में जो है ना, यहाँ पर आ गया मागधी अपभ्रंश, है ना। अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, है ना, बिगड़ा हुआ। अभी ठेठ में हम समझते हैं, आगे हम तो अपभ्रंश का हम व्यवस्थित परिभाषा देखेंगे। यहाँ पर हम समझने के लिए, जैसे राम है तो रमुआ कह दिए, तो क्या हो गया, बिगड़ा हुआ, है ना। तो बिगड़ा हुआ जो है उसी को कहते हैं मागधी अपभ्रंश। तो ये जो है ना, प्राच्य मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का पहला अवस्था हो गया प्राच्य प्राकृत, दूसरा हो गया मागधी प्राकृत, और तीसरा हो गया मागधी अपभ्रंश। तो आप प्रश्न में देखते होइएगा, कभी पूछ देता होगा संस्कृत मैथिली संबंध, कभी पूछ देता है अर्धमागधी मागधी, कभी मागधी अपभ्रंश के विशेषता, कभी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के विशेषता, कभी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के विशेषता। और इसी में जो है ना, अब हम नवीन भारतीय आर्य भाषा का विशेषता देखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा चैप्टर जो है, इसमें यही होता है ना, आपको यही लिखा हुआ संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत, है ना, प्राच्य प्राकृत, प्राच्य प्राकृत से मागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, और मागधी अपभ्रंश से यहाँ पर अवहट और मैथिली, है ना। यही विकास लिखा है दूसरा चैप्टर में, दूसरा चैप्टर यही है, मैथिली भाषा का उद्भव विकास आपके सिलेबस में। आप देखिए ये जो है, इससे ऐसा कोई साल नहीं है 1 2 3 4 5 हुआ 6 हुआ, ऐसा कोई साल नहीं है कि आप देखेंगे कि कम से कम 2 क्वेश्चन न पूछता हो। तो हर साल जो है ना, इसे 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो हम देख लिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब हम देखते हैं नवीन भारतीय आर्य भाषा। देखिए नवीन भारतीय आर्य भाषा, नवीन भारतीय आर्य भाषा। देखिए अब नवीन भारतीय आर्य भाषा में क्या है,
यहाँ मागधी अपभ्रंश है। मागधी अपभ्रंश में मागधी अपभ्रंश है, यहाँ से जो है ना मिथिला में अवहट्ट आता है और अवहट्ट से फिर क्या हो जाता है, यही मैथिली हो जाता है ना। और यहीं से फिर बंगाल में जो है ना, बंगाल में बंगला आता है, बंगला भाषा ओडिशा या उड़ीसा में उड़िया भाषा और असम में असमिया भाषा, और बाद में जो है ना इसका निर्धारण हुआ है मगध क्षेत्र में मगही भाषा। ठीक है, देखिए इस सारे भाषा को कहते हैं पूर्वांचलीय भाषा। पूर्वांचलीय भाषा क्योंकि पूर्व साइड का है। अब देखिए यही एक अलग, ये नवीन भारतीय आर्य भाषा हो गया। इसी में जो है ना हमारा संबंध भी है संबंध, मैथिली का अवहट्ट से क्या संबंध है ना, मैथिली का बंगला भाषा से क्या संबंध है, मैथिली का उड़िया भाषा से क्या संबंध है, और मैथिली का असमिया भाषा से क्या संबंध है ना। तो ये जो है ना एक चैप्टर भी हो जाता है पूर्वांचलीय भाषा, मध्य मैथिली का संबंध, मैथिली का स्थान। तो एक नया चैप्टर भी यह हो जाता है, इस सब का उद्भव एक ही जगह से हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब जो है ना नवीन काल में नवीन मैथिली आ गया, इतना लिख लिया आप लोग। लिख लिया आप लोग, चलिए देखिए अब है आगे कि मैथिली भाषाक काल विभाजन। मैथिली भाषा काल विभाजन 3 काल होता है, प्राचीन मैथिली, मध्यकालीन मैथिली, मध्यकालीन मैथिली और नवीन मैथिली, नवीन मैथिली। नवीन मैथिली में जो है ना डॉक्टर ग्रियर्सन साहब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, ग्रियर्सन देखिए मधुबनी में जो है ना गिलेशन मार्केट है, जिनका मधुबनी घर होगा वो जानते होंगे, गिलेशन है ना, पुराना बाजार। गिलेशन जो है ना यही ग्रियर्सन का ही अपभ्रंश है। ग्रियर्सन वहीं एसडीओ थे और इन्होंने मैथिली भाषा पर, पूरे इंडिया के भाषा पर रिसर्च किए थे, तो मैथिली पर भी किए थे। तो मैथिली का जो है ना ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 6 उपभाषा का निर्धारण किए थे, है ना, 6 उपभाषा का निर्धारण किए थे सर्वप्रथम ग्रियर्सन महोदय। ठीक है, तो ग्रियर्सन ने जो उपनिर्धारण किया उसी को हम लोग कहते हैं, अगला चैप्टर है मैथिली भाषा वो विभिन्न उपभाषा, मैथिली भाषा वो विभिन्न उपभाषा। यही नवीन मैथिली में मैथिली का, जैसे भागलपुर का अलग मैथिली है,
चंपारण क्षेत्र है, वैशाली क्षेत्र सबका अलग मैथिली है, अररिया पूर्णिया का अलग है, मिथिला में दरभंगा मधुबनी का अलग है ना? मिथिला में सीतामढ़ी नेपाल इस सब का अलग है। मिथिला में बेगूसराय वगैरह का भाषा अलग है। मिथिला में देवघर दुमका ये सब भागलपुर सब का भाषा अलग है। सब मिथिलांचल के ही क्षेत्र है और जहाँ अलगाव है मानक भाषा से उसी को हम कहते हैं उपभाषा कहते हैं। ठीक है ना? तो ये हम विभिन्न उपभाषा ये पढ़ेंगे, एक चैप्टर है। अब देखिए इसके बाद जो है ना हम लिपि में देखिए हम लोग को पढ़ना है तिरहुता लिपि। अब तिरहुता लिपि में जो है ना तिरहुता लिपि इसमें पढ़ना है हमको इसका विशेषता, महत्व, उद्भव एवं विकास, उद्भव एवं विकास और वर्तमान स्थिति, है ना? जैसे देखिए फिक्स होता है, जैसे पढ़े क्या मैथिली का संबंध है असमिया, उड़िया और बंगला से। एक साल अगर बंगला पूछ दिया तो अगला साल तय है तो असमिया या उड़िया पूछा है तो असमिया बंगला से, बंगला पूछा है तो असमिया उड़िया से। मैथिली का संबंध दो में से एक क्वेश्चन फिक्स है कि रहबे करेगा। उसी प्रकार से यहाँ भी फिक्स है कि अगर ए पूछा है, ए पूछ तो अगले साल शॉर्ट में ए पूछेगा, नहीं तो ए और ए, है ना? ये 4 पॉइंट में से जो है ना एक क्वेश्चन लॉन्ग एक क्वेश्चन शॉर्ट प्रायः साल रहता है, नहीं तो लॉन्ग तो हर साल एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है? अब प्राचीन मैथिली, मध्यकालीन मैथिली, नवीन मैथिली, एक साल अगर प्राचीन पूछ दिया तो अगले साल मध्यकाल या नवीन में से निश्चित रूप से रहता ही रहता है। डॉक्टर ग्रियर्सन पर जाएंगे तो इसके विस्तार से पढ़ेंगे। डॉक्टर ग्रियर्सन पर ऐसा कोई साले नहीं है कि एक क्वेश्चन ना आता हो। डॉक्टर ग्रियर्सन मतलब ग्रियर्सन के बारे में पढ़ लिए तो हर साल 20 नंबर के लिए आप फ्री हो गए। तो भाषा का जो क्वेश्चन है जितना मैथिली में सब अंगुली पर गिना हुआ है। ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं, अब ये लिपि हो गया। देखिए व्याकरण का जटिलता नहीं है इसमें, है ना? दो ही चीज हम लोग को पढ़ना है, सर्वनाम और क्रियापद, है ना? इसका परिचय और विशेषता, इसका भी यही पढ़ना है, परिचय और विशेषता। एक साल इस इधर से तो एक साल इधर से फिक्स है कि पूछता ही पूछता है। भाषा शास्त्री में जो है ना कुछ नाम आ जाता है, जैसे डॉक्टर ग्रियर्सन, अभी हम पढ़े थे डॉक्टर ग्रियर्सन। ये हर साल जो है ना तय है कि पूछेगा ही पूछेगा। इसके अलावे 5 भाषा शास्त्री और नाम आता है जिसमें तय रहता है कि एक न एक पूछेगा ही पूछेगा। जैसे 2024 में पंडित गोविंद झा पर अवश्य पूछेगा क्योंकि इस साल इनका 101 वर्ष में देहांत हुआ है। तो इनका जो है ना जरूर इस बार तय है कि फिक्स है कि पंडित गोविंद झा और डॉक्टर ग्रियर्सन दोनों क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, है ना? आगे के लिए भी हम पढ़ेंगे। उसमें इन्हीं के पिताजी का नाम है पंडित दीनबंधु झा, दीनबंधु झा, डॉक्टर सुभद्र झा, डॉक्टर राजेश्वर झा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। ये इतना जो है ना फिक्स है, इसमें से एक रहता ही रहता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो है ना भाषा शास्त्री में से ये रहता है। ठीक है? तो हम सिलेबस को शॉर्ट में नहीं खोल करके देखें। अब इतना के बाद जो है ना आप कोई भी भाषा का क्वेश्चन देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें सब टॉपिक के साथ चर्चा किए हैं। ठीक है? अब हम चलते हैं, तो ये हमारा भाषा के इतिहास का सिलेबस था। अब हम चलते हैं साहित्य के इतिहास के सिलेबस में। ठीक है?
साहित्यक इतिहास, साहित्यक इतिहास। देखिए, साहित्यक इतिहास में हम लोग का पहला जो चैप्टर है, ये है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मैथिली साहित्यक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इतिहास, मैथिली साहित्य के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में है मिथिला के धार्मिक स्थिति का वर्णन करिए। धार्मिक स्थिति है ना। दूसरा है सामाजिक स्थिति। तीसरा है आर्थिक स्थिति या सांस्कृतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, है ना। अब देखिए, इससे क्वेश्चन कम ही लगभग इस चैप्टर से पूछता है। कारण ये है ना कि ये कोई दे तो दिया गया है, क्योंकि संख्या पुराना था चैप्टर का, इसलिए ये दे दिया गया, लेकिन ये कोई नया चैप्टर नहीं है। क्या है कि मैथिली साहित्य में धर्म के बारे में कैसा वर्णन है, समाज के बारे में कैसा वर्णन है, कल्चरल मतलब कला पक्ष का कैसा वर्णन है, और इकोनॉमिकल स्थिति का, इकोनॉमिक्स स्थिति का कैसा वर्णन है, यही चीज पढ़ना है। तो जब हम सेकेंड पेपर का सब सारा साहित्य पढ़ेंगे तो सारा स्थिति तो हम पढ़ेंगे ही। इसलिए जो है ना, इसमें कोई अलग से जो है ना इस प्रकार से चीजें नहीं है। ठीक है ना, पहला चैप्टर हमारा यही है। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो है ना हम आगे देखते हैं। ठीक है, साहित्य के इतिहास में दूसरा चैप्टर है साहित्यक काल विभाजन। मैथिली साहित्यक काल विभाजन। ठीक है, मैथिली साहित्यक काल विभाजन। अब देखिए, काल विभाजन जो है ना 3 काल में होता है। आदिकाल, मध्यकाल और नवीन काल या आधुनिक काल। ठीक है, देखिए, तो इसमें क्या हो जाता है, नवीन काल में, आदि काल में, प्राचीन काल में, इसमें क्वेश्चन यही बनता है, जैसे आप क्या है, युवा है अभी, लेकिन व्यक्ति का क्या होता है, 3 अवस्था होता है, बाल्यावस्था, यौवनावस्था और बुढ़ापा। तो तीनों अवस्था के बीच में जो है ना, ये निर्धारित करना कि हम फन्ना दिन जवान हो गया, ये उस पर एक मत नहीं हो सकते लोग। कोई कहेगा कि वोट देने का राइट इसको 18 में मिला तो 18 दिन में जवान। कोई कहेगा भाई उससे जवानी का क्या लेना देना, 21 साल में सरकार कहती है विवाह होना चाहिए तो 21 साल में जवान हुआ। कोई कहेगा कि नहीं, इसका यौवन हरकत तो 10 बरस में शुरू हो गया, तो 10 बरस से आंख फरक रहा है इसका, तो 10 साल में। तो अलग अलग पैमाना हो जाएगा लोग के, आपके उम्र का डिसाइड करने का, यौवनता के आगमन का। ऐसा इसलिए, ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है कि फन्ना दिन यौवन पूर्णतः बालपन चला जाएगा और फन्ना दिन पूर्णतः यौवनता आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि धीरे धीरे बाल्य गुण डाउन होते जाता है और यौवन गुण बढ़ते चला जाता है। वो खत्म नहीं होता है, दबा हुआ रहता है ना, दब जाता है वो। उसी प्रकार से जो है ना साहित्य में होता है। समाज में धीरे धीरे बदलाव आता है, बदलाव एकाएक ही नहीं होता है। जैसे बदलाव आता है, वैसे साहित्य में ही बदलाव आता है। तो पहले का प्रभाव कमजोर होते जाता है, दूसरे का प्रभाव बढ़ते जाता है। कि लैंडमार्क कहाँ माना जाए, इसी पर समय पर विद्वानों के बीच में मतभेद होता है। इसमें हम यही पढ़ेंगे कि फन्ना विद्वान यहाँ से यहाँ तक आदिकाल, यहाँ से यहाँ तक मध्यकाल, यहाँ से यहाँ तक नवीन काल। तो यही चीज हम इसमें पढ़ना है, यही क्वेश्चन बनता है, इससे ज्यादा नहीं है कुछ इसमें। लेकिन इसी के तहत पूरा साहित्य का क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। देखिए, मध्यकाल को ही हम लोग विद्यापति काल कहते हैं। विद्यापति हम लोग के लैंडमार्क हैं मैथिली साहित्य के, क्योंकि फादर ऑफ मैथिली है ये, है ना। तो विद्यापति,
तो विद्यापति से पहले के काल को हम कहेंगे प्राक या प्राग विद्यापति काल, विद्यापति काल, ठीक है, प्राग विद्यापति काल। अब देखिए प्राग विद्यापति काल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है। एक है मौखिक साहित्य, मौखिक साहित्य जिसको हम कहते हैं लोक साहित्य, लोक साहित्य, है ना। जैसे लोकगीत, लोक नाटक, लोक गाथा, है ना, लोक कथा, खिस्सा जिसको कहते हैं, डाक घाघ, ये सब क्या हो जाएगा। डाक घाघ मतलब गांव घर का जो फकरा होता है, नासे काल विनाशे बुद्धि, ई नहीं कहिया डाक निर्बुद्धि, ये क्या है, डाक का वचन है, सत्य वचन पर आधारित होता है, लोक भविष्यवाणी शैली को, सब डिटेल में हम पढ़ेंगे। दूसरा आ जाता है लिखित साहित्य, है ना, जो लिखित के रूप में है, लिखित साहित्य। चर्यापद, सिद्धाचार्य का ये रचना है, चर्यापद, है ना। सिद्धाचार्य कौन है, तो बौद्ध के कितने शाखा है, 3 शाखा, मुख्य शाखा है, हीनयान, महायान और वज्रयान। तो वज्रयानी शाखा के जो उपासक होते हैं उसको सिद्धाचार्य कहते हैं, और उन्हीं का जो किताब है उसको चर्यापद कहते हैं, बौद्ध गानो दोहा कोश का एक भाग है। तो चर्यापद, है ना। इसके बाद वर्ण रत्नाकर, मैथिली का ये पहला गद्य ग्रंथ है, इसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मैथिली लिटरेचर कहते हैं, मैथिली विश्व ज्ञान कोश, है ना। और इसके बाद फूर्त समागम, ये मैथिली का पहला प्रहसन नाटक है ना। इस दोनों के राइटर हैं ज्योति ऋश्वर ठाकुर, है ना। तो हमें ज्योतिरीश्वर ठाकुर, तो ये हमें जो है ना प्राचीन काल में पढ़ना है, ठीक है, प्राचीन काल का यही सामग्री है। क्वेश्चन आता है कि प्राचीन काल में मैथिली सामग्री, यही हो जाएगा। प्राचीन काल में मैथिली साहित्य का विशेषता, तो इसी के आधार पर हम विशेषता लिखेंगे, है ना। चर्यापद मिथिला का रचना कैसे है, तो सिद्ध करेंगे कि मैथिली का रचना कैसे है। तो ये सब जो है ना हम यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, पूजा, ये सब जो है ना डिम्पल, जितना भी है ना आप लोग का प्रश्न है अभी हम पढ़ ले रहे हैं, तो इसके बाद जो है ना हम सब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, सब हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम सिलेबस में देख लिए। अब हम मध्यकाल देखते हैं, ठीक है, इसको मिटा दें, लिख लिए आप लोग। देखिए अब हम मध्यकाल में चलते हैं। देखिए मध्यकाल में क्या हो जाता है, विद्यापति है, इसी में चैप्टर आता है विद्यापति एवं हुनक परंपरा, विद्यापति एवं हुनक परंपरा। क्या कहते हैं, ये मेरे खानदान का ये परंपरा है, मतलब क्या हुआ, मेरे खानदान में कुछ ऐसा चीजें हैं, कुछ ऐसी प्रथा है जिनका परंपरा चल रहा है ना। कोई पंडित है तो पंडिताई का परंपरा चल रहा है, कोई बनिया है तो बनिया बनियोटी का कोई, है ना। जैसे मेरे पिताजी भी टीचर हैं, तो क्या है, खानदानी परंपरा है मेरा, हम भी टीचर हैं, तो खानदानी परंपरा है। लेकिन अंतर क्या आ गया, मेरे पिताजी सरकारी मास्टर थे, हम रोड छाप मास्टर हैं, तो इस प्रकार से क्या हो गया, चेंजिंग, परंपरा तो है लेकिन चेंजिंग भी आता है। तो इसमें जो है ना यही लिखना है, विद्यापति और विद्यापति के परंपरा मतलब अनुयायी, मतलब उनके शिष्य, मतलब उनके खानदानी, मतलब साहित्यकार का खानदान, उनके वंश का खानदान है, उनके चीजों को मानने वाले साहित्यकार का खानदान। जैसे मेरे पिताजी सरकारी मास्टर, हम रोड छाप मास्टर, तो चेंजिंग आया, है ना। तो उस प्रकार से जो है ना क्या हुआ कि चेंजिंग कैसे आया, जात तो मास्टर ही रहा लेकिन चेंजिंग आ गया,
उसी प्रकार से विद्यापति का राधा कृष्ण का गीत था। तो राधा कृष्ण का जो है ना, राधा कृष्ण का गीत सबको ही लिखा, लेकिन राधा कृष्ण के गीत को लिखने में जो है ना कुछ कुछ अंतर आया। तो क्या अंतर आया, कैसे अंतर आया, इसी चीज को जो है ना, ठीक है, पूजा झा मैसेज पे ज्यादा कंसंट्रेट होने से अच्छा है कि आप जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए। जो हम बोल रहे हैं वह उदाहरण जो होता है ना, वो बनाया हुआ होता है। सब उदाहरण सत्य ही नहीं होता है, आपके समझने के लिए होता है। और आप ज्ञान को लीजिए, हर्ट होने की जरूरत नहीं है ना, ना ये सब की जी जरूरत है। आप पढ़िए और इसमें दिमाग लगाइए, ज्यादा आपको ये फायदा करेगा। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पर समझ गए ना। उदा तो विद्यापति के शिष्य लोग कौन कौन थे, जैसे गोविंद दास हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, शंकर देव असम में हुए। तो ये सब जो है ना, ये सब जो है ना यहाँ पर, ठीक है ना, यही सब चीज यहाँ पर लिखना है इसमें, विद्यापति एवं हुनक परंपरा, है ना। चौथा नंबर आपके इसमें है। इसके बाद जो है ना, विद्यापति नाटक भी लिखे थे, गोरक्ष विजय। तो उनका परंपरा एक नाटक में भी आया, उसी से हुआ मध्यकालीन नाटक। देखिए, मध्यकालीन नाटक में मिथिला में जो नाटक चलता था उसको कहा गया कीर्तनिया, कीर्तनिया नाटक, है ना। देखिए, कीर्तनिया नाटक क्या है, अब तो गांव घर में जो है ना, देखे हुईएगा बचपन में, अब तो शायद नहीं होता है, कि ऐसे करके मयूर पंख के तरह फैला रहता हुआ आगे ऐसे बना हुआ नटुआ सब जो ऐसे पहन पहन के जो नाचते रहता था, वही है कीर्तनिया नाटक। ठीक है ना, ये पुराना हमारा संस्कृति रहा है। तो ये कीर्तनिया नाटक का यहीं से मध्यकाल से शुरुआत हुआ था। ठीक है ना, तो कीर्तनिया नाटक ये मिथिला में चलता था। इन्हीं के परंपरा से जो है ना, नेपाल में भी मैथिली नाटक का रचना शुरू हुआ। नेपाल में, नेपाल इसलिए अलग से पढ़ते हैं क्योंकि राजवंश अलग अलग था, है ना। यहाँ का राजा अलग थे, वहाँ का लोग अलग था, इसलिए अलग तरीके से विकास हुआ। इसलिए दोनों को हमको अलग अलग पढ़ना है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ना, असम, असम में जो है ना, शंकर देव, शंकर देव थे। और इन्होंने अंकिया नाट का, अंकिया नाट, तो इसमें मध्यकाल में जो है ना हमको यही पढ़ना है। ठीक है, अब हम देखते हैं नवीन काल। ठीक है, इसको आप लोग लिख लिए। देखिए, अब हम लोग नवीन काल देखते हैं। देखिए, नवीन काल में लिखा हुआ है आधुनिक विधाक, आधुनिक विधाक विकास, आधुनिक साहित्यिक विधाक विकास। देखिए, विधा का मतलब होता है जैसे राइटिंग का जो स्वरूप है, जैसे उपन्यास साहित्य का एक विधा है, कथा साहित्य का क्या एक विधा है, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, आत्मकथा, ये सब क्या है, निबंध, आलोचना, ये सब क्या है, साहित्य का एक विधा है। ये सब का उद्भव जो है ना मैथिली में आधुनिक काल में कैसे हुआ, इसके बारे में इसमें पढ़ना है। तो पहला हम लोग को पढ़ना है कि प्रबंध काव्य, है ना। प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य का मतलब होता है, जैसे इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन प्रबंध काव्य मतलब इतना समझिए, जो हमारा रामायण महाभारत जो महाकाव्य है ना, उसी को प्रबंध काव्य के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये प्रबंध काव्य होगा, मतलब कथा से युक्त काव्य उसको कहते हैं जिसको गाया जाता है। तो कथा वाला जो काव्य होता है उसको हम लोग प्रबंध काव्य कहते हैं। कोई दिक्कत। इसके बाद जो है ना, दूसरा नंबर है मुक्तक काव्य, कथा से जो मुक्त काव्य होता है उसको मुक्तक काव्य कहते हैं, है ना।
मुक्त हस्त से इसका रचना किया जाता है, उसको हम मुक्तक काव्य कहते हैं। जैसे गीत, कविता, ये सब क्या है? मुक्तक काव्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा में जो है ना हमको उपन्यास का विकास पढ़ना है। 4 में जो है ना हमको लघु कथा या कथा, रहे एक ही बात हुआ, शॉर्ट स्टोरी का विकास पढ़ना है। 5 में आधुनिक मध्यकाल का नाटक अलग है, आधुनिक काल का नाटक अलग तरीके का है। थिएटर प्रणाली का आधुनिक काल का है, मध्यकाल का धार्मिक प्रवृत्ति का है। तो थिएटर के स्वरूप का नाटक का विकास में कैसे हुआ, ये हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है ना। 6ठा नंबर है ना, निबंध। इसमें निबंध लिखना नहीं होता है, इसमें निबंध लिखा कैसे जाता है, निबंध का प्रकार क्या होता है, ये सब। जैसे आप लोग को अलग से जो यूपीएससी में एक निबंध का टॉपिक भी है, मतलब पेपर भी है, तो उसमें हम निबंध एक यहाँ पर सीख पाएंगे कि निबंध लिखने के लिए क्या क्या चीज होना जरूरी है। इसके माध्यम से हम वहां पर एस्से लिखने में हमको मदद मिलेगा। 7वां है समीक्षा या आलोचना। समीक्षा का मतलब होता है इसमें हमको समीक्षा होता कैसे है, समीक्षा में क्या क्या होता है, समालोचना क्या होता है, आलोचना क्या होता है, ये सब चीजें हमको इसमें जो जीएस वाले में टेल में रहता है। आप लोग इसका समीक्षा कीजिए, इसका आलोचना कीजिए, इसका समालोचना करिए, एनालाइज करिए, क्रिटिकल एनालाइज करिए, है ना। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे कि होता कैसे है। 8वां संस्मरण। संस्मरण का मतलब होता है अनुवाद, मतलब याद, यात्रा वृतांत, आत्मकथा, जीवन का कोई विशिष्ट अनुभव, है ना। तो इस प्रकार का जो लेखन होता है, यथार्थवादी लेखन जो होता है, उसको हम कहते हैं संस्मरण। ठीक है। 9वां नंबर अनुवाद। अनुवाद हमको करना नहीं होता है, ये अनुवाद का विकास बताना होता है। अनुवाद का विकास हुआ कैसे, अनुवाद किस प्रकार से जो है ना चल रहा है, किस प्रकार से स्थिति है। ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़े। ये नवीन काल हो गया, आगे हम बढ़े। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब 8वां चैप्टर है एक पत्र, पत्रिकाक विकास, पत्र पत्रिकाक विकास। ठीक है ना। मैथिली का पहिल पत्र जो है ना, मैथिली हित साधन, जयपुर से जो है ना यह पत्रिका प्रकाशित हुआ था 1905 ईस्वी में। इसलिए इसके बारे में पूछ देता है। दूसरा पत्रिका मिथिला मोद था, जो काशी से प्रकाशित हुआ था 6 में। तीसरा पत्रिका जो है ना मिथिला मिहिर है, ये दरभंगा से प्रकाशित हुआ था। और ये मिथिला मिहिर जो है ना मिथिला से प्रकाशित होने वाला पहला पत्रिका है। कई जगह 2009 भी ईस्वी लिखा होगा, लेकिन वो मिस्टेक है, 2008 ही मानना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ गए। तो ये जो है ना ये दरभंगा से मतलब मिथिला से प्रकाशित होने वाला पहला पत्रिका था मिथिला मिहिर। अभी भी बहुत सारा पत्रिका प्रकाशित होता है, हैदराबाद से देसिल बैना, मुंबई से मिथिला दर्पण, कलकत्ता से मिथिला दर्शन, सॉरी मिथिला दर्शन मुंबई से, मिथिला दर्पण कलकत्ता से, अवंतिका, तीर भुक्ति, ये सब दिल्ली से। तो कई सारे जो है ना मैगजीन जो है ना मैथिली में अभी भी दर्जन भर से अधिक मैगजीन जो है ना प्रकाशित हो रहा है। तो पेपर भी प्रकाशित हो रहा है। पत्र का मतलब होता है न्यूज़पेपर और पत्रिका का मतलब मैगजीन। पत्र मतलब लेटर नहीं समझिएगा, न्यूज़पेपर समझिएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ना हमारा ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस था। अब हम देखते हैं सेकंड पेपर। देखिए
सेकंड पेपर में, पेपर जो सेकंड है ना, इसमें साहित्य हमको पढ़ना है। साहित्य का दो, एक काव्य और एक गद्य। जो गायन योग्य साहित्य है उसको हम काव्य कहते हैं, जो वाचन योग्य साहित्य है उसको हम गद्य कहते हैं। देखिए काव्य में क्या है, है ना, हम लोग को पढ़े हैं अभी ये कि मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। ठीक है, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य में जो है ना, पढ़े थे हम अभी कि हमको गीत पढ़ना है और कविता पढ़ना है। ठीक है, देखिए गीत में जो हमको किताब पढ़ना है, विद्यापति, विद्यापतिक गीत सती, गीत सती, इसमें 100 गीत है इसलिए इसका गीत सती नाम है। मैथ, है ना, साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा इसका संग्रह किया गया है। लेकिन हमको सिलेबस में जो है ना मात्र 50 गीत पढ़ना है, 1 से लेकर के 50 तक। फिर जो है ना दूसरा किताब है, विद्यापति के शिष्य ही हैं गोविंद दास, है ना, तो गोविंद दासक भजनावली, भजनावली, है ना, इसमें 1 से लेके 25 गीत, मात्र 25 गीत ही पढ़ना है ना। देखिए अब ये पढ़ लेते हैं हम विद्यापति और गोविंद दास, तो साहित्य के इतिहास का भी हमें तैयारी हो जाता है। विद्यापति और गोविंद दास पढ़ लेते हैं तो फर्स्ट पेपर में 20 नंबर और सेकंड पेपर में व्याख्या में 10-10 नंबर और एक-एक लॉन्ग, समझ गए। 20 नंबर फर्स्ट पेपर में, 20 नंबर का व्याख्या, 40 नंबर हो गया, और है ना 20 नंबर और 15 नंबर, 35 नंबर का लॉन्ग। मात्र विद्यापति और गोविंद दास पढ़ लेते हैं तो हर साल 75 नंबर आप लिख करके ही आएंगे, इस बात का पूरे भरोसा है। गारंटी तो किसी चीज का नहीं होता है ना, यूपीएससी है। लेकिन जो ट्रेंड है अभी तक 75 नंबर, ये हर साल ये दोनों तैयार हो गया तो हर साल 75 नंबर दोनों पेपर मिला करके मिलेगा ही मिलेगा। ये बुक, ये जो बता रहे हैं ये बुक लिस्ट ही है, ठीक है ना। ये जो सिलेबस बता रहे हैं विद्यापति, गीत सती, गोविंद दासक भजनावली, ये सब बुक लिस्ट ही है, आप लिखते चलिए। ठीक है, तो पहला नंबर और दूसरा नंबर एक गीत है। आपके सिलेबस में जो 8वां नंबर पर चित्रा है, चित्रा यात्री जी का है ना, यात्री जी, ठीक है, यात्री जी है। अब जो है ना उनका नाम नागार्जुन, हिंदी साहित्य में नागार्जुन के नाम से रचना किए हैं। पूरा नाम है इनका वैद्यनाथ मिश्र, है ना। और चित्रा एक कविता संग्रह है ना। नम, नंबर है समकालीन, समकालीन कविता। ये एक कविता संग्रह है जिसको साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा संकलित किया गया है। 21 कवियों का इसमें कविताएं हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मुक्तक काव्य हम यहाँ पर गीत और कविता दोनों पढ़ लेते हैं। ये सब प्राचीन काल का है, ये आधुनिक काल का है, तो मुक्तक काल हमारा ऐसे भी तैयार हो जाता है। फर्स्ट पेपर में जो मुक्तक काव्य देखे, इसीलिए जो है ना फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन सेकंड पेपर में या सेकंड पेपर का क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में पूछ देता है, क्योंकि सिलेबस इतना कंसाइज है। क्योंकि पहली बार ये सिलेबस बना था 2006 में, तो स्वाभाविक है पहला बार कोई अगर सिलेबस बनता है तो संक्षेप में बनता है। अभी तक वो सिलेबस कंटिन्यू कर रहा है, तो इसलिए जो है ना इसका फैलाव नहीं है। इसलिए ये जो सिलेबस जो है ना अभी तक कंसाइज है, छोटा है, और मैथिली साहित्य है भी बड़ा नहीं, इसे बड़ा किया भी नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इस कारण से ये चारों जो है ना हमारा फिर इधर गीत और कविता मिला के हो गया। अब प्रबंध काव्य में देखिए, आपके सिलेबस में जो तीसरा नंबर है कृष्ण जन्म, ये 18 अध्याय का है, लेकिन उसमें जो है ना हमको मात्र 1 से लेकर 10 अध्याय ही पढ़ना है।
ये मैथिली का जो है ना पहला प्रबंध काव्य है। कृष्ण जन्म मैथिली का पहिल प्रबंध काव्य है। मैथिलिक पहिल प्रबंध काव्य है। पहिल प्रबंध काव्य है। मैथिली का पहला प्रबंध काव्य है। ठीक है। और मनबोध को जो है ना आधुनिक मैथिली भाषा का पिता कहा जाता है। आधुनिक मैथिली भाषाक पिता, है ना? क्योंकि अभी जो हम मैथिली बोलते हैं, उस प्रकार के मैथिली का साहित्य में पहली बार प्रयोग मनबोध ने ही किया था। इसके बाद चौथा नंबर आपका है मिथिला भाषा रामायण। मैथिली का पहला रामायण, मिथिला भाषा रामायण, है ना? कविश्वर चंदा झा, चंदा झा। लेकिन हमको पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें ये 7 कांड का है, इसमें केवल सुंदर कांड पढ़ना है ना? और चंदा झा जो है ना आधुनिक मैथिली साहित्य के पिता है। आधुनिक मैथिली साहित्यक पिता है ये, है ना? आधुनिक मैथिली साहित्यक पिता है ये। ठीक है। इसके बाद 5वां नंबर है मैथिली का दूसरा रामायण, रामेश्वर चरित मिथिला रामायण। रामेश्वर चरित मिथिला रामायण, लालदास, कविवर लालदास का ये लिखा हुआ है। 8 कांड में ये विभाजित है। इसमें से केवल बाल कांड हमको पढ़ना है, बाल कांड। 6ठा नंबर है कीचक वध, कीचक वध, तंत्रनाथ झा। 7वां नंबर है दत्तवती, सुरेंद्र झा सुमन, सुमन जी, है ना? तो इस प्रकार के जो है ना हमारा कुल 9 किताब है और 9 क्वेश्चन लॉन्ग में रहता है। तो जो किताब आप पढ़ते हैं सब किताब से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है ना? अब देखिए कृष्ण जन्म, कंस वध का कहानी कौन नहीं जानता है? सुंदरकांड, हनुमान के द्वारा लंका जलाने का कहानी कौन नहीं जानता है? बाल कांड, राम सीता के जन्म और विवाह कौन नहीं जानता है? कीचक वध, पांडव के अज्ञात वर्ष का कथा कौन नहीं जानता है? दत्तवती, पूरा किताब नहीं पढ़ना, मात्र 2 सर्ग पढ़ना है इसमें, पहला और दूसरा सर्ग, 14 पेज मात्र पढ़ना है। तो मैथिली का सिलेबस पूरा कंसाइज है ना? हो गया? ये समझ गए? तो दत्तवती जो है ना सुमन जी का लिखा हुआ है, भारत और चीन के युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखा गया। 2 सर्ग इसमें मात्र हमको पढ़ना है। ठीक है। ये हो गया हमारा किसका, काव्य खंड का सिलेबस। यही सब किताब है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गद्य। गद्य में हमको क्या देखना है? देखिए गद्य, गद्य में जो है ना अभी हम पढ़े थे, मैथिली का पहला गद्य है वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव के दरबारी कवि थे ये। और इसमें मात्र द्वितीय कल्लोल हमको पढ़ना है। द्वितीय कल्लोल फर्स्ट पेपर में भी इसका पार्ट है और सेकंड पेपर में भी है द्वितीय कल्लोल। ठीक है। देखिए इसके बाद हमको 2 उपन्यास भी पढ़ना है इसमें। उपन्यास, एक है पृथ्वी पुत्र ललित जी का और दूसरा है लोरिक विजय, लोरिक विजय मणिपद्म जी का।
इसके बाद जो है ना हमको कथा संग्रह, 2 कथा संग्रह पढ़ना है। एक है राजकमल कीर्त कथा, राजकमल कीर्त कथा, ये राजकमल चौधरी का है, राजकमल चौधरी। ये 10 कथा पढ़ना है, 1 से लेकर 10। इसके बाद दूसरा है कथा संग्रह, मैथिली अकादमी पटना, मैथिली अकादमी पटना के द्वारा ये संग्रहित है। इसके बाद जो है ना हमको एक एकांकी नाटक पढ़ना है, नाटक। एकांकी मतलब होता है 1 अंक का नाटक, छोटा-सा नाटक होता है, मात्र 22 पेज का ये नाटक है। भ फाइट चाहक जिंदगी, सुधांशु शेखर चौधरी, सुधांशु शेखर चौधरी। और इसके बाद जो है ना एक प्रहसन हो जाता है, प्रहसन मतलब हास्य विनोद, खट्टर ककाक तरंग, प्रोफेसर हरिमोहन झा। अब देखिए कुल मिलाकर के जो है ना हमारा 7 किताब है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कुल मिला के 7 किताब है और 9 क्वेश्चन रहता है। कोई 2 किताब से तो 2-2 क्वेश्चन पूछेगा, इसके बाद ही पूरा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि सिलेबस कितना छोटा है। प्लस जो फर्स्ट पेपर में हम पढ़ रहे थे उसी का विस्तार सेकंड पेपर है, इसलिए फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन सेकंड पेपर में और सेकंड पेपर का क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में पूछ देता है। ये हमारा सिलेबस था। देखिए आप लोग फी के लिए कह रहे थे, तो फी 25,000 रुपया है ऑनलाइन, लेकिन जो है ना अधिक से अधिक लोग जुड़ सके इसलिए 50% छूट दे करके जो है ना 12,500 रुपया किया गया है। वह आप लोग को बताए थे। कल जो है ना 12 बजे तक यह मात्र, कल 12 बजे दिन तक जो है ना यह सुविधा उपलब्ध रहेगा। 12 बजे दिन के बाद फी 25,000 आपको ऐप पर दिखाएगा। इसलिए जिनको भी एडमिशन लेना है वह अपना एडमिशन कल 12 बजे दिन से पहले ले लीजिए। अगर इंस्टॉलमेंट में जाकर के लीजिएगा तो आपको महंगा पड़ जाएगा, 16,000 रुपया पड़ जाएगा। 3 इंस्टॉलमेंट में आप उसको दे सकते हैं। दूसरा बात यह है कि थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिएगा कि मैथिली में जो है ना एक मिथ्या धारणा मिथिलांचल में लोगों के पास ये है कि हम मैथिली बोलते हैं तो ऐसे ही लिख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर सब्जेक्ट का एक अपना स्वरूप होता है। क्यों? क्योंकि आप हिंदी तो सब कोई बोलते हैं, तो क्या हिंदी ऐसे ही लोग सब कोई लिख लेते हैं? ऐसे ही पढ़ लेंगे आप? पृथ्वीपुत्र उपन्यास का शिल्प क्या है? कहानी तो पूछता नहीं ना, यूनिवर्सिटी का तो एग्जाम है नहीं। नवीन संदर्भ क्या है? भाव क्या है? आशय क्या है? कथा का स्वरूप क्या? ये सब चीजों को निकालना होता है, जो हम पार्ट बाय पार्ट करके बोलते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। 100% क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन रिपीट के बावजूद भी थोड़ा-थोड़ा अगर एक लाइन शब्द घुमा दिया तो आप घूम जाएँगे, लेकिन क्लास होने के बाद सब्स्टिट्यूट शब्द हम बताते हैं। यहाँ पे ये भी शब्द हो सकता है, ये भी शब्द हो सकता है। तो सब्स्टिट्यूट शब्द से आपको पकड़ाता है, क्वेश्चन जो है ना छूटता नहीं है। लेकिन वहाँ पर जाकर के आपको परेशानी क्रिएट हो सकती है। हम ऐसा नहीं कहते कि मेरे बिना मैथिली संभव नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो काम आप 2 साल में करेंगे, वो चीज़ हम 2 महीने में करके आपको दे देंगे। समय आपको बचेगा और आप जो है ना जीएस में पढ़ाएँगे और एफर्ट लगाएँगे और जल्दी सफलता पाएँगे। जो सफलता आप 2 साल बाद पाते वो मेरा सहयोग, भगवती का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो आप 2 साल पहले उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। ठीक है? और कुछ अगर विशेष पूछना हो आपको तो मेरा फ़ोन नंबर है 9015277823, है ना?
इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो हम अब कल से जो है ना हम भाषा के इतिहास लेकर के आएँगे। कल भर यूट्यूब, फेसबुक पर चलेगा। परसों से हम अपना ऐप पर शिफ्ट हो जाएँगे, वही लड़के देख पाएँगे जो एडमिशन लिए हुए हैं। ठीक है? तो धन्यवाद।